प्रश्न ये है कि हाल ही में UNFPA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है। तो जैसा कि विदित है, कल 19 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन की एक संस्था UNFPA मतलब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ये बताया गया है कि भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत आज की तारीख में दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। तो UNFPA ने जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार भारत की आबादी कितनी हो गई है, तो भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो चुकी है, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से भारत की आबादी आज की तारीख में 142.86 करोड़ हो चुकी है। ये रिपोर्ट UNFPA द्वारा जारी की गई है। तो UNFPA है क्या, तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था ही है। इसका काम क्या है, इसका काम महिला हो या पुरुष हो या बच्चों के अधिकार हो या उसके स्वास्थ्य या समान अवसर के आनंदमय जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना है। UNFPA की स्थापना 1969 में की गई थी और उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अभी वर्तमान में इनके निदेशक कौन है, तो निदेशक हैं इनके नतालिया कनेम। वर्तमान में UNFPA के निदेशक हैं नतालिया कनेम, जो पनामा देश की हैं, और यह पहली लैटिन अमेरिकी निदेशक हैं। नतालिया कनेम 2017 से इस पद पर कार्यरत है। ठीक है, जनसंख्या की ये जो रिपोर्ट UNFPA द्वारा जारी की गई है, इस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। ओके, तो इस प्रकार भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। आबादी के मामले में टॉप 5 देशों की अगर हम बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा आबादी में हो गया आपका भारत। भारत जिसकी आबादी कितनी है, तो भारत की आबादी 142.86 करोड़ है। ओके, भारत में 142.86 करोड़, चीन में 142.57 करोड़, और उसके तीसरे नंबर पे अमेरिका का स्थान आता है, जिसमें अमेरिका की आबादी है 33.33 करोड़। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसकी आबादी 27.50 करोड़ है, और पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान है जिसकी आबादी तकरीबन 23 करोड़ है। तो इस प्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज की तारीख में भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है केरल। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। केरल से संबंधित एक समाचार और है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में ही है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। तो केरल से संबंधित 3 न्यूज़ ये हो गया कि केरल जल बजट को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, दूसरा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, तीसरा एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक न्यूज़ ये भी है राजस्थान, तो राजस्थान से संबंधित समझ लें कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। साथ ही साथ 19 जिलों
और 3 नए संभागों की स्थापना करने की घोषणा की है। तो राजस्थान से संबंधित क्या है? राजस्थान से संबंधित हो गया स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हुआ, और 19 नए जिले एवं 3 नए संभागों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये क्लियर हो गया? इट मीन्स अब तीसरा एक ऑप्शन है तेलंगाना। तो तेलंगाना में क्या है कि तेलंगाना में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू है। नया स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू हुआ है, इसका नाम है आरोग्य महिला। तो तेलंगाना में एक नए स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिसका नाम है आरोग्य महिला। एक है ऑप्शन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लें कि पीएम श्री योजना, महाराष्ट्र ने, राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला लिया है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से चारों तरह के इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि केरल में हो गया, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जल बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य हो गया। हाल ही में एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी केरल राज्य सरकार पर लगाया है। दूसरा राजस्थान है। तो राजस्थान से संबंधित समाचारों में है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभागों की स्थापना की घोषणा की गई है। तेलंगाना, तो तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना में एक नए स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला की शुरुआत की गई है, और महाराष्ट्र में पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में है। तो एक नज़र डाल लेते हैं भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। भारत में आज की तारीख में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो रामगंगा नदी क्षेत्र के आसपास है, और ये उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, रामगंगा नदी क्षेत्र में है, और यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ओके, ऑप्शन में तमिलनाडु है, केरल है। तो केरल में ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, और केरल में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमिलनाडु में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आंध्र प्रदेश में 3 और तेलंगाना में 3 है। तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में भी कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 में से 2 काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें एक कासु ब्रह्मानंद रेड्डी एक राष्ट्रीय उद्यान है, और एक है महावीर हरीना वनस्थली, एक है मृगवानी। इस प्रकार तेलंगाना में भी कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, मृगवानी, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर, तमिलनाडु में गिंडी, मन्नार मरीन की खाड़ी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान फेमस है,
और भारत में तो कुल हो गया 106 राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में हो गया। भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और भारत एवं विश्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है आशा भोसले। आशा भोसले को 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जान लेते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पिछले साल 2022 से दिया जा रहा है। 2022 से दिया जा रहा है और 2022 में यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार इसका अभिष्ट उत्तर आशा भोसले होगा। बाकी दो ऑप्शन में है पंकज उदास और विद्या बालन। तो पंकज उदास और विद्या बालन को संयुक्त रूप से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है 2023 का। इस प्रकार प्रश्न से ऑप्शन से प्रश्न इस तरह से हल हो रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया है और 2023 में आशा भोसले को दिया गया है। पंकज उदास और विद्या बालन को 2023 का संयुक्त रूप से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोप इंडिया नामक सैन्याभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है भारत और फ्रांस के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, भारत और न्यूजीलैंड के बीच, भारत तथा बांग्लादेश के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत तथा अमेरिका के बीच। बता दें कि कोप इंडिया भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास को 2004 से आयोजित किया जा रहा है। इस बार भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो कोप इंडिया युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पे इसका आयोजन 10 से 21 अप्रैल 2023 के बीच किया जा रहा है। इसमें जापान एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा। इस अभ्यास में वायु शक्ति के सामरिक और परिचालन के कामों में नवीनतम विकास को समझने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 10 से 21 अप्रैल 2023 के बीच होगा। अब जान लेते हैं कुछ और युद्धाभ्यास के बारे में। तो भारत और फ्रांस के बारे में जान जाते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में भी युद्धाभ्यास होता है। ये युद्धाभ्यास तीनों सेनाओं के बीच होता है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। भारत फ्रांस के साथ तीनों सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास करता है। थल सेना के साथ जो युद्धाभ्यास करता है उसका नाम है शक्ति, जल सेना के साथ जो करता है उसका नाम है वरुण, और वायुसेना के साथ जो युद्धाभ्यास भारत फ्रांस के साथ करता है उसका नाम है गरुड़। ठीक है, उसके बाद आपका एक और ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जान लेते हैं कि कौन सा युद्धाभ्यास होता है।
तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 प्रकार के होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। वायुसेना इन तीनों सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास होता है। थल सेना के साथ जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है संप्रीति। भारत और बांग्लादेश के बीच थल सेना के में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम संप्रीति है। जल सेना का जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है कारपेट। इंडिया बांग्लादेश के बीच जल सेना का नौसैनिक युद्धाभ्यास है। और वायुसेना में है टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये भारत और बांग्लादेश के बीच वायुसेना का अभ्यास है। एक और बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 प्रकार का युद्धाभ्यास होता है, एक थल सेना का और एक जल सेना का। तो थल सेना का जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है अस्त्र हिंद अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो थल सेना का युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है अस्त्र हिंद अभ्यास। और जल सेना का जो अभ्यास होता है उसका नाम है ऑसी इंडेक्स। इस प्रकार 2-3 देशों के युद्धाभ्यास को हमने पढ़ा। ओके, तो ये हो गया। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच है। भारत और फ्रांस के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास शक्ति हो गया, जल सेना का वरुण हो गया और वायुसेना का गरुड़ हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच थल सैनिक अभ्यास को अस्त्र हिंद अभ्यास कहते हैं और जल सेना नौसैनिक अभ्यास को ऑसी इंडेक्स बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसमें थल सेना में संप्रीति, नौसैनिक अभ्यास को कारपेट और वायुसेना को टेबल टॉप कहा जाता है। ओके, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 5 बेस्ट क्वेश्चन फॉर करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बेस्ट वीडियो, बेस्ट इन्फॉर्मेशन ला सकें। थैंक यू।